हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। अब वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यह है यह वीडियो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रमुख वाद से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की अब चर्चा करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप जानते होंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो एक्ट नंबर है वह 1 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का एक्ट नंबर 1 है। मतलब कि जो है, जब संविधान में जब ये लागू हुआ तो उसमें 1872 में अधिनियम संख्या 1 था। इसका अगर उद्देश्य की हम चर्चा करें तो साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य यह समेकन, परिभाषित करना और संशोधन करना, इन 3 चीज़ों पर क्या है, इसका एक उद्देश्य है। यह इसमें कुल 3 भाग, 11 अध्याय है। और इसमें कुल धारा की बात करें, कुल सेक्शन तो 167 धारा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। अगर इसके हम विस्तार की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह संपूर्ण भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर पहले नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे जो है जम्मू कश्मीर राज्य में भी यह कानून लागू हो गया। अगर हम बात करें साक्ष्य अधिनियम के बाद अलावा तो दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, सीआरपीसी 1973, इसका एक्ट नंबर की बात करें तो इसका एक्ट नंबर 1 है। और यह जो है 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू हुआ। सीआरपीसी में कुल 37 अध्याय, 484 धारा, 2 शेड्यूल है। इसे आप ध्यान रखिएगा। साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर 1, 3 भाग, 11 अध्याय और ये 167 धारा है। आईपीसी की अगर हम बात करें तो आईपीसी हमारा जो है भारतीय, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी 1860, यह 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। अब हम केस की बात करते हैं तो पुष्पा देवी का जो केस है, तो पुष्पा देवी वर्सेस एमएल बाधवा का केस है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट केस रहा है। पुष्पा देवी बनाम एमएल बाधवा का, इसमें क्या, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्य है। क्या कहा गया कि अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य साक्ष्य में क्या है, ग्राह्य है। तो हमने बताया कि बिना प्रकाशन के कोई कानून लागू नहीं होगा। यह केस आया हारला बनाम राजस्थान राज्य के केस में था। एक केस आता है सुधा देवी का। हम मेन इम्पॉर्टेंट ही लिखेंगे, बाकी हम बोलते रहेंगे, उससे आप नोट कर दिएगा। सुधा देवी बनाम राजनारायण का केस है। तो इसमें क्या कहा गया, सुधा देवी बनाम राजनारायण केस में कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन साक्ष्य नहीं है। मतलब कि शपथ पत्र पर दिया गया कथन साक्ष्य अधिनियम में ग्राह्य नहीं है। अब आता है केस टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में कहा गया, सीसीटीवी कैमरा से बनी जो फिल्म है, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज की जो रिकॉर्डिंग है, वह साक्ष्य अधिनियम में इसे एक सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है। वह सर्वोत्तम साक्ष्य है। पूछा जाए किस केस में कहा गया, तो यह कहा गया टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में कहा गया। केस आता है आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का। इसे टेप रिकॉर्ड वाला का क्या कहा जाता है, वाद कहा जाता है। कि अगर साक्ष्य में टेप रिकॉर्डेड बातचीत यह स्वीकार्य है, और किसमें स्वीकार्य है, कहेंगे कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में टेप रिकॉर्डेड बातचीत क्या है, सुसंगत है। अब हम चलते हैं, 5वां नंबर है रटन बनाम क्वीन का केस है। रटन बनाम क्वीन का केस है। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। रटन बनाम क्वीन का केस, यह जो है रटन बनाम क्वीन, यह आईसीआरपी एविडेंस की धारा 6 से संबंधित है। रेस जेस्टे से, रेस जेस्टे एक ही संव्यवहार के भाग होने के कारण वो धारा 6 में क्या कहा गया, सुसंगत। तो पूछ लिया जाता है रेस जेस्टे का जो प्रिंसिपल है, रेस जेस्टे का सिद्धांत, वह धारा 6 में क्या है, समाहित है। आता है अगला केस, हम पढ़ते हैं आर बनाम फोस्टर का केस।
आर बनाम फोस्टर का केस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। आर बनाम फोस्टर का केस जो है, ये भी आर बनाम फोस्टर के केस धारा 6 से संबंधित है। एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण यह सुसंगत है। आर बनाम फोस्टर का जो केस है, उसमें एक गवाह जो है भागता हुआ ट्रक देखा था और वो घटना नहीं, लेकिन न्यायालय ने उसे सेम ट्रांजैक्शन के कारण, एक ही समव्यवहार के कारण उसे धारा 6 में उसको क्या मान लिया गया, सुसंगत है। तो रटन बनाम तीन का केस हो गया, आर बनाम फोस्टर का केस हो गया। ये सब केस किसे, धारा 6 से संबंधित है। फिर केस आता है अगला हमारा सुधा देवी का केस। सुधा देवी बनाम राम नारायण का केस है। सुधा देवी बनाम राम नारायण केस में कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन साक्ष्य नहीं है। अगला केस आता है आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस। आर बनाम वेडिंग फील्ड के केस में क्या कहा गया था, इस पर आप चर्चा करते हैं कि आर बनाम वेडिंग फील्ड में मुख्य न्यायाधीश अगर देखें तो काकबर्न थे। आर बनाम वेडिंग फील्ड में ये भी धारा 6 में रेस जेस्टे के सिद्धांत में रेस जेस्टे एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण यह जो है, इसमें क्या है, ये जो है आर बनाम वेडिंग फील्ड में इसमें ये जो समाज, इसका जो अगर देखा जाए तो एक स्त्री का गला काट दिया गया था। गला कट जाने की वजह से वो कमरे से बाहर निकली और कही कि देखो मेरी प्यारी चाची, वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या दुर्दशा की है। समय स्पष्ट न होने के कारण यह कथन एक समव्यवहार का भाग नहीं माना गया। मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो काकबर्न थे। इसमें धारा 6 को क्या की गई थी, इसमें संकुचित जो है व्याख्या की गई थी, इसको संकुचित में रखा गया। समय स्पष्ट न होने के कारण धारा 6 में ये क्या है, सुसंगत नहीं माना गया। किस केस में कहा गया, आर बनाम वेडिंग फील्ड के केस में कहा गया। अब आता है केस इनायतुल्लाह का केस। इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में कहा गया कि साक्ष्य अधिनियम 1872, इस केस में कहा गया साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 जो है, धारा 24, 25, 26 का क्या है, अपवाद है। इसमें कहा गया धारा 27 में देखा जाए तो इस 27 की हेडिंग क्या है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी कितनी साबित की जा सकती है। अगला चलते हैं हम केस पर, देवमन उपाध्याय का केस चलता है। देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस में कहा गया कि सर्वप्रथम इसमें केस में धारा 27 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को चुनौती देवमन उपाध्याय के केस में दिया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई। तो चलते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने वैध माना। यह केस क्या है, देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें 27 की संवैधानिकता को क्या दी गई थी, चुनौती, आर्टिकल अनुच्छेद 14 के आधार पर। एक केस इसी पर और चुनौती दी गई थी काठी कालू के केस में। काठी कालू बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में किया गया था कि 27 जो है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी कितनी साबित की जा सकती है। उतनी बातें साबित की जा सकेंगी जितना अभियुक्त द्वारा बताए गए कथन से साक्ष्य की क्या हो, बरामदगी, वस्तु की क्या हो, बरामदगी। इसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को चुनौती संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड 3 के आधार पर चुनौती दी गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने वैध माना। काठी कालू के केस में अनुच्छेद 20 के खंड 3 के आधार पर चुनौती दी गई। देवमन उपाध्याय में आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती दी गई। तो 2 केस हो गए, 27 पर 3 केस
कंप्लीट। अगले चलते हैं हम। अगला केस आता है आर बनाम ब्लैक का केस आता है। आर बनाम ब्लैक का केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो है धारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 से है। आगे हम इस पर 3-4 केस और है। हम सभी केस को हम डिटेल बताते चलते हैं। एक आर बनाम ब्लैक का केस, एक मिर्जा अकबर बनाम सम्राट का केस, और एक केस आपका हम और बताते हैं बद्री प्रसाद बनाम बिहार राज्य का केस। बद्री प्रसाद बनाम बिहार राज्य का केस हो गया। एक शार्दुल सिंह का केस आता है। शार्दुल सिंह बनाम एक केस आता है शार्दुल सिंह बनाम मुंबई राज्य का केस हो गया। तो बद्री प्रसाद बनाम बिहार राज्य, बद्री प्रसाद बनाम बिहार राज्य, मिर्जा अकबर बनाम एम्परर का केस, आर बनाम ब्लैक का केस। ये 4 जो केस हैं, ये जो चारों केस हैं आपके साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 से संबंधित है। धारा 10 में षड्यंत्र को क्या दिया गया, षड्यंत्र द्वारा की गई बातों को क्या बनाया गया है यहाँ पर धारा 10 में सुसंगत बनाया गया है। अगर देखें षड्यंत्र की परिभाषा की बात चर्चा करें तो षड्यंत्र की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 के खंड का में क्या दिया गया था, 120 के खंड का में इसको परिभाषित किया गया है। अगर देखें तो हम आईपीसी 1860 की बात की है तो आईपीसी 1860 का एक्ट नंबर पूछे तो लिख लीजिएगा। भारतीय दंड संहिता का एक्ट नंबर 45 है। इसमें आईपीसी में कुल कितने अध्याय हैं, कुल 23 अध्याय है। कुल धारा पूछा जाए तो कुल 511 धारा, कुल 23 अध्याय। और लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1862 को यह लागू हुआ। केस का एक इम्पॉर्टेंट हाला बनाम राजस्थान राज्य का केस है कि बिना प्रकाशन के कोई कानून लागू नहीं होगा। जब तक किसी कानून को राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता तब तो वह कानून लागू नहीं माना जाएगा। यह केस किस में आया था, हाला बनाम राजस्थान राज्य के केस में है। अतः जब भी कोई कानून लागू होता है तो भारत सरकार अपने राज्यपत्र में उस कानून का क्या करता है, प्रकाशन कराता है। और जिस दिन से उस राज्यपत्र में प्रकाशित किया जाता है उस दिन से यह कानून क्या माना जाता है, लागू माना जाता है। अब अगला चलते हैं, साहू का केस आता है। साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस, साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कई परीक्षाओं में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है। साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस में कहा गया है स्वयं से बातचीत करते हुए, स्वयं से बड़बड़ाते हुए की गई संस्कृति जो होती है साक्ष्य अधिनियम में क्या होता है, सुसंगत होता है। स्वयं में बात बड़बड़ाते हुए, अपने में कहते हुए इसमें कोई किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करना आवश्यक नहीं है। और वो केस किस में आया है, साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी के केस में यह चीज़ आया। इसमें एक अगला चलते हैं केस, कश्मीरा सिंह का केस आता है। कश्मीरा सिंह का बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस आता है। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में कि सह अभियुक्त की संस्कृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। इस प्रकार की संस्कृति दो सिद्धि का आधार नहीं बन सकती है। तो कश्मीरा सिंह का जो केस है, सह अभियुक्त की संस्कृति बहुत कमजोर प्रकार की साक्ष्य है। यह किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक, किसी अन्य व्यक्ति को इस दो सिद्धि का यह आधार नहीं बन सकती है। इसके साथ में हम धारा 114 का दृष्टांत नंबर ख पढ़िए। अब आता है कि शरद चंद्र दे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का केस आता है। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा, इस केस में क्या कहा गया था, शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा। और एक केस आता है पीकार्ड बनाम सीयर्स का केस, पीकार्ड बनाम सीयर्स का केस और शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। ये जो है आपका भारतीय
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 जो स्टॉपेल से संबंधित है, इसे कहते हैं विबंध का सिद्धांत। विबंध का सिद्धांत जो है, स्टॉपेल का जो नियम है वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में समाहित है। 115 में अगर हम विबंध की बात करें तो विबंध 3 प्रकार का होता है, अभिलेख द्वारा विबंध, एक विलेख द्वारा विबंध, एक आचरण द्वारा विबंध। स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड, स्टॉपेल बाय डीड और स्टॉपेल बाय कंडक्ट। फिर आता है केस कानपुर विश्वविद्यालय बनाम, कानपुर विश्वविद्यालय का केस आता है। तो कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता का केस है। इसमें ये कहा गया कि एक विद्यार्थी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में उसे विशेषज्ञ माना गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में एक विद्यार्थी को भी क्या माना जा गया, विशेषज्ञ माना गया। अगर हम विशेषज्ञ की बात करें तो विशेषज्ञ में कौन कौन आ जाते हैं, विदेशी विधि, विज्ञान और कला, और क्या हस्तलेख, अंगुली चिन्ह, ये क्या है, ये विशेषज्ञ माने गए हैं। अब आता है हम एक केस देखते हैं, जैसे कि फैक्टम प्रोवेंडम कहा जाता है कि फैक्टम प्रोवेंडम किसे कहते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। जिस तथ्य को साबित करना है, जिस फैक्ट को साबित करना, उसे क्या कहते हैं, फैक्टम प्रोवेंडम कहते हैं। अब आता है केस अगला, चलते हैं। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का केस आता है। तो पाकला नारायण स्वामी ये जो है मृत्युकालिक कथन, जो है मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड 1 में समाहित है। यह प्रीवी काउंसिल द्वारा क्या किया गया है, इसे प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णित किया गया है। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में क्या बताया गया है, मृत्युकालिक कथन के विषय में। आता है अगला, डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है कि डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, यह भी किससे संबंधित है, सह अपराधी से संबंधित है। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य किससे संबंधित है, सह अपराधी से संबंधित है। और अगर हम सह अपराधी से संबंधित है, आता है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह का केस आता है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह का केस, इसमें क्या कहा गया कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई संस्वीकृति तभी ग्राह्य होती है। मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई संस्वीकृति तभी ग्राह्य होती है जब वह दंड प्रक्रिया CRPC की धारा 164 में वर्णित ढंग से प्राप्त की जाती है। क्या कहा गया है, इस CRPC की धारा 164 में वर्णित ढंग से प्राप्त की गई हो। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।